कहते हैं जिसके सपने बड़े होते हैं उसकी सफलता भी उतनी बड़ी होती है। कुछ इसी तरह की सोच एक जूस की दुकान पर बैठे इस छोटे से बच्चे की भी थी। उसने बड़े बड़े सपने खुली आंखों से देखे थे, इसीलिए वो उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने से भी नहीं घबराया और कड़ी मेहनत करने के बाद वो मुकाम भी हासिल किया जहां वो 90 के दशक में दूसरों के सपनों को भी उड़ान देने लगा। अपनी कामयाबी और शोहरत कुछ लोगों की आंखों में इस तरह खटकी कि लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी एक सच्ची घटना है, एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। ये कहानी है गुलशन कुमार की। अब सोचिए आखिर गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई, क्यों इनके हत्यारों को आज तक सजा नहीं हुई, ये सब जानेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। गुलशन कुमार एक बेहद सौम्य और सरल स्वभाव के शख्स थे। बावजूद इसके जरा सोचिए ऐसे व्यक्ति के साथ किसी की क्या ही रंजिश हो सकती थी, लेकिन इनकी कामयाबी और नेकियत ही इनकी मौत की वजह बन जाएगी। इस बात का अंदाजा तो खुद गुलशन कुमार को भी नहीं था। अब आपको गुलशन कुमार की मौत से जुड़े कुछ पहलू बताए जाएं। उससे पहले गुलशन कुमार को जान लेते हैं, जो दिल्ली के गली नुक्कड़ पर अपने पिता के साथ जूस की दुकान लगाया करते थे। 5 मई 1951 को दिल्ली में गुलशन कुमार का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ। जब गुलशन कुमार का जन्म हुआ तो उनका परिवार काफी तंग हालत में जिंदगी का गुजारा कर रहा था। उनके पिता की दरियागंज में एक छोटी सी जूस की दुकान थी। पिता की जूस की दुकान पर अक्सर छोटे से गुलशन उनके साथ ही बैठा करते थे और बड़े बड़े ख्वाब देखा करते थे। गुलशन को कभी भी अपने पिता के काम में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो कुछ पढ़ाई करना चाहते थे। उनकी यही सोच उन्हें कैसेट के व्यापार में ले आई, जिसकी शुरुआत पिता की जूस की उसी दुकान से हुई, जहां अब जूस के साथ साथ सस्ती कैसेट्स भी बिक रही थी। गुलशन की दिल्ली में सस्ते कैसेट्स बेचने की रणनीति अच्छी थी, तो काम भी अच्छा चल पड़ा। गुलशन कुमार को कैसेट्स का काम में सक्सेस मिली तो कुछ और बड़ा करने की चाह भी बढ़ गई। मैं 23 साल की उम्र में गुलशन ने अपने कैसेट्स का काम को बढ़ाने के इरादे से नोएडा में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी खोल दी। इस कंपनी में गानों के ऑडियो कैसेट बनाए जाते थे। उनके बनाए गए ये कैसेट्स कम रेट में लोगों को मिल जाते थे, जिससे उनकी डिमांड बढ़ने लगी। इस काम में सक्सेस मिलने के बाद गुलशन कुमार ने मुंबई का रुख करने का फैसला किया और वहां शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर टी सीरीज रख दिया। अब गुलशन कुमार ने धार्मिक गानों की कैसेट का बिजनेस भी शुरू किया और पहले की तरह ही इन कैसेट्स को भी सस्ते दामों पर बेचने लगे, और वो इसलिए क्योंकि वो हिंदू धर्म को आगे तक ले जाना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं पर भी फिल्म्स बनाई। अब माया नगरी मुंबई में गुलशन कुमार की सक्सेस नोएडा से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद गुलशन कुमार का अगला कदम था फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में गुलशन ने अपना लक आजमाया और साल 1989 में उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था लाल दुपट्टा मलमल का। ये फिल्म लोगों के बीच कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म के गाने लोगों की जुबान पर ठहरने लगे थे और धीरे धीरे इन्हीं गानों ने गुलशन को लोगों के बीच पहचान दिलाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने आशिकी, जीना तेरी गली में और दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्म्स बनाई। इन फिल्मों में से आशिकी और दिल है कि मानता नहीं फिल्म के गाने सुपरहिट हुए और लोगों की जुबान पर चढ़ गए। गुलशन कुमार ने गरीबी को नजदीकी से देखा था। शायद यही वजह रही कि सफलता के आसमान पर पहुंचने के बाद भी वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनकी सफलता सिर्फ उन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपनी कामयाबी से बहुत से लोगों को सक्सेस दिलाई और बॉलीवुड को कई महान सिंगर्स भी दिए, जिनमें सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, वंदना वाजपेयी और कुमार शानू जैसे कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। गुलशन कुमार नए टैलेंट को मौका तो देते थे, लेकिन जैसे जैसे वो सिंगर सक्सेस होते जाते गुलशन उनसे दूरी बना लेते थे। उनकी नजरें हमेशा नए टैलेंट्स को तलाशती थी। उनकी इसी खासियत ने कई लोगों की जिंदगी को संवार दिया और कई लोगों की नजर में वो कांटों की तरह चुभने भी लगे, और यही चुभन उनकी मौत की वजह बनी। दरअसल 90 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड ने अपने पैर पसार लिए थे। अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और वो बॉलीवुड की सफल हस्तियों को धमकी भरे कॉल्स करके उनसे पैसों की डिमांड करते थे। क्योंकि गुलशन कुमार भी सफल लोगों में शुमार थे और सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले इंसान बन चुके थे, तो वो कहाँ अंडरवर्ल्ड की नजरों से बचने वाले थे। लेकिन जब अंडरवर्ल्ड से उनसे पैसों की डिमांड हुई तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि इतने पैसे तो मैं माता के दरबार में लुटा दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। उनकी यही बात अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को खटक गई और उसने उन्हें मारने की ठान ली। और 12 अगस्त को जब रोज की तरह गुलशन कुमार शिव मंदिर गए तो वहाँ पहले से घात लगाए सलेम के 2 शार्प शूटर्स ने उन पर गोलियां चला दी। उन्हें 3 गोलियां लगी और बचने के लिए जब वो पास ही की एक झोपड़ी में मदद मांगने के लिए गए तो वहाँ मौजूद महिला जब तक कुछ समझ पाती उससे पहले उन शूटर्स ने चिल्लाते हुए
फिर से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गुलशन कुमार को 15 गोलियां लगी थी और हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गुलशन कुमार हमेशा से चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि पर हो, इसीलिए उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उनको दिल्ली लाया गया और यहीं उनकी अंतिम विधि पूरी की गई। गुलशन कुमार की मौत के साथ उनकी एक कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उनके इस हत्याकांड के बाद मुंबई में हलचल मच गई। लोगों में खौफ का माहौल था, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इस मामले में छानबीन शुरू हुई तो बॉलीवुड के भी कुछ नाम सामने आए, जिन पर आरोप लगे कि उन्होंने गुलशन कुमार के मर्डर के लिए अबू सलीम को सुपारी दी थी और गिरफ्तारियां शुरू हुई। फिर अक्टूबर 1997 को टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहा गया कि रमेश ने अबू सलीम को गुलशन कुमार को मरवाने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। बाद में उन शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। नवंबर 1997 में पुलिस ने इस मर्डर केस की 400 पेज की चार्जशीट तैयार की, जिसमें उसने 26 लोगों को दोषी बनाया था। बॉलीवुड में जिन पर गुलशन के मर्डर का आरोप था, उस लिस्ट में रमेश तौरानी अकेले नहीं थे। उनके अलावा नदीम श्रवण की जोड़ी के नदीम सैफी पर भी आरोप था कि उन्होंने अबू सलीम से कहकर गुलशन कुमार को धमकी दिलवाई थी और नदीम ही उनकी हत्या की साजिश के एक सूत्रधार थे। नदीम के खिलाफ अरेस्ट वारंट तो निकला, लेकिन वो कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि कहा जाता है कि गुलशन के मर्डर के वक्त नदीम सैफ इंग्लैंड में थे और वहां की गवर्नमेंट ने उन्हें अरेस्ट करने की परमिशन नहीं दी, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हालांकि साल 2002 में इंडियन कोर्ट ने सबूत न मिलने की वजह से उन पर लगा आरोप रद्द कर दिया, लेकिन उनका अरेस्ट वारंट अभी तक वापस नहीं लिया गया है। नदीम के अलावा इस केस में आरोपी बनाए गए बाकी सारे आरोपियों को भी बरी कर दिया गया, सिवाय दोनों शूटर्स के। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले में अबू सलीम को सजा क्यों नहीं हुई? तो इसका सबसे बड़ा कारण 1993 के मुंबई दंगे हैं, जिसमें अबू सलीम का हाथ भी था। 2005 में जब पुर्तगाल से उसे भारत लाया गया, तब उस समय उसे दंगे का मुख्य आरोपी बनाकर ही लाया गया था। उस वक्त भारतीय पुलिस अपने एफिडेविट में यह बताना भूल ही गई कि ये गुलशन कुमार के मर्डर का भी आरोपी है। सुरक्षा एजेंसी से हुई इस भूल के चलते आज भी अबू सलीम के ऊपर गुलशन कुमार के मर्डर का केस नहीं चलता है। यही वजह है कि गुलशन कुमार के असली हत्यारों को आज तक सजा नहीं मिली। अब आप गुलशन कुमार के मर्डर केस पर क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।